कानून की बात के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए कई प्रावधान बनाए गए हैं और ख़ास करके समय समय पर उन प्रावधानों में बदलाव भी किया गया है ताकि महिलाएं अधिक शक्तिशाली बन सके। जिस प्रकार साल 2005 में अपना जो उत्तराधिकार जो अधिनियम था उसके अंदर के भी परिवर्तन किया गया, और वो परिवर्तन इसलिए किया गया कि जो विवाहित जो पुत्री थी उसको भी संपत्ति में अधिकार मिले। इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर महिलाओं को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके क्या विशेष अधिकार उनको मिले हुए हैं। तो आज जो हम इस चर्चा करेंगे विषय पे, वो विषय है महिलाओं का संपत्ति में अधिकार। और आज हमसे चर्चा करने के लिए स्टूडियो में पधारे हैं मोहित बलवदा जी। आप जो है उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य करते हैं। मोहित जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज का अपना विषय है कि महिलाओं का संपत्ति में अधिकार, तो हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले तो ये बताइए कि जो संपत्ति है उसका मतलब हमारा जो जिसे कहते हैं कि सभी के लिए, आम जनता के लिए या सभी लोगों के लिए संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का मिला हुआ है हमारे कानून के अंदर? बिल्कुल जी। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि संपत्ति क्या कहलाई जाती है, किस तरह की संपत्ति होती है और किस हिसाब से इसके अंदर आगे बंटवारा होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक होती है जो कि पुश्तैनी संपत्ति होती है, जिसको हम कहते हैं पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति का मतलब है जो भी हमारे पूर्वजों से आ रही है, पूर्वजों से आ रही है, जिसको हम हमारे बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसका राइट जो होता है, इसका अधिकार हमें तब मिलता है जब हम पैदा होते हैं, ये उसी दिन से चालू हो जाता है। और दूसरी संपत्ति होती है जो कि स्वयं की संपत्ति होती है। स्वयं की संपत्ति का जैसा आप नाम से ही समझ सकते हैं, जो कि एक स्वयं ने अपने जीवन काल में कमाई है। इसके अंदर वो भी संपत्ति जोड़ी जाएगी जो कि आपने अपने पुश्तैनी संपत्ति से जो भी फ़ायदा उठा के जो अपनी खुद की संपत्ति कमाई है। इसके अलावा हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो 4 क्लासेस के अंदर संपत्ति को बांटा गया है, जिस तरीके से एक संपत्ति दूसरे इंसान के पास जा सकती है। सक्सेशन कैसे होगा इस चीज़ का? पहले आता है क्लास 1, फिर आता है क्लास 2, फिर आता है एग्नेंट और फिर कॉग्नेंट। तो क्लास 1 के अंदर आते हैं आपकी जैसे एक पुरुष है, पुरुष की माता जी आएंगी, उनकी अगर शादी हो रखी है तो उनकी वाइफ आएगी, उनके अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा। 2 के अंदर आते हैं जो और ब्लड रिलेटिव्स हो गए, जो कि साथ में पिताजी भी आएंगे इसके अंदर। कॉग्नेंट के अंदर एग्नेंट के अंदर पहले आते हैं जो कि पिताजी की तरफ से जो परिवार में जो लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो इसमें आते हैं। और कॉग्नेंट के अंदर आते हैं जो कि माताजी की तरफ से जो भी हमारे रिश्तेदार हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि भाई जो बच्चा पैदा हुआ है वो जन्म से ही अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार लेके पैदा होता है, और वो चाहे पुत्र हो चाहे वो पुत्री हो, दोनों को बराबर हमारा संविधान अधिकार प्राप्त करता है। आज की डेट में हाँ, लेकिन 2005 से पहले सोसाइटी का थोड़ा बैकवर्डनेस होने के कारण लोग इतना ज़्यादा इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते थे। उनका राइट था, लेकिन सोसाइटी का जो एक ट्रेंड था वो इस चीज़ को आगे बढ़ने से रोक रहा था। हाँ, मान्यता यही है कि भाई जो पुत्री है उसका विवाह हो गया तो जो हमने पैसा था वो उसके दहेज या उसके विवाह के समय जो खर्च कर दिया तो वो उसी का एक हिस्सा है और वो हम उसको दे चुके, और उसको अब परिवार में हमको हिस्सा देने की मतलब ज़रूरत नहीं महसूस करते। लेकिन जब 2005 में जो संशोधन हुआ और उसमें पुत्री को बराबर का विवाहित होने के पश्चात भी संपत्ति में अधिकार दिया है, तो उसके बारे में बताइए अब हमको कि क्या अधिकार मिले उससे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा कि क्यों हमारे समाज में ये एक भावना बना रखी है कि हम बार बार अपनी बेटियों को हम प्रॉपर्टी नहीं देंगे या अपनी संपत्ति के अंदर उनको हिस्सा नहीं देंगे। ये इसका रीज़न इसलिए है कि जब उसकी शादी हो जाती है तो वो एक दूसरे घर में चली जाती है, उसका तो आपकी प्रॉपर्टी में राइट है, लेकिन अगर कल की डेट में हम न माने और लड़की का देहांत हो जाता है तो वो जो प्रॉपर्टी है, जो उसका जो संपत्ति है, वो उसके पति को मिलेगी और वो उसी परिवार में रह जाएगी। वो संपत्ति वापस आपके पुश्तैनी परिवार में नहीं आएगी, लड़की के माता पिताजी के पास या उनके भाई बहन के पास नहीं जाएगी। और अगर हम ये चीज़ दूसरी साइड से देखें, अगर लड़के को जो संपत्ति मिली है वो संपत्ति उसकी वाइफ के फैमिली के अंदर नहीं जाएगी, वो उसके पुश्तैनियों के पास ही जाएगी, उनके बच्चों के पास ही जाएगी।
तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न था कि लोग इस चीज़ को डिस्करेज करते थे, वो नहीं चाहते थे कि बेटियों को संपत्ति दी जाए। जहाँ तक की बात है आज की डेट में 2005 के अंदर ये संशोधन हुआ और आज की डेट में उनका राइट है, बराबर इक्वल राइट है, जो कि एक लड़के का होता है वही राइट एक लड़की का भी है। मतलब आज की तारीख में विवाहित पुत्री अपने जो पिता की पैतृक संपत्ति है उसमें पूरा अधिकार रखती है। बिल्कुल जी, जैसे कि विवाहित हो या ना विवाहित, विवाह नहीं भी हुआ हो, उनका बराबर ही हिस्सा रहेगा जितना एक लड़के का रहेगा। अच्छा, अब जैसे ये हो गया कि ये तो विवाहित पुत्री का हो गया। अब मान लीजिए किसी कारण से किसी पुत्री को उसकी जायदाद से वंचित किया जाता है, तो वो उसके पास क्या मतलब प्रक्रिया है कानूनी जिससे कि वो अपना हक ले सकती है? देखिए, अगर हमसे कोई झांसा दे के हमसे अगर संपत्ति ली गई है, हमें नहीं बताया गया है और छल कपट का इसके अंदर कार्य रहा है, तो आप डायरेक्टली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, जिसके अंदर आप एफआईआर करा सकते हैं। अगर एफआईआर नहीं ली जा रही तो आप कोर्ट में जाके इस्तेगासा दे सकते हैं, जिसके अंदर आप स्पेसिफिकली आप अपनी प्रॉपर्टी से आपको वंचित रखने के लिए, साथ में आपके यहाँ छल कपट करने के कारण जो भी आपकी प्रोसीडिंग्स है वो की जाएगी। जैसे कि मतलब अगर आपको आपकी संपत्ति से वंचित किया जाता है तो वो उसके लिए मतलब जो है एक तो दो तरह की कार्रवाई कर सकता है। एक तो वो सिविल कोर्ट में भी जाके ले सकता है, भाई पुत्री अपना जो है अधिकार जो उसको मिला है, तो उसके बारे में बताइए कि उसको कितना अधिकार, अगर हिस्से में कितना आता है, मतलब उसके अधिकार में कितना संपत्ति है, उसको वो क्लेम कर सकती है कोर्ट में जाके। खासकर सिविल कोर्ट में भी तो मांग सकती है। वो अपने सिविल कोर्ट में भी जा सकती है। यही मैं आपको कह रहा था, अगर छल कपट है तो हम क्रिमिनल साइड जाएंगे, अगर छल कपट नहीं है तो हम कोशिश कर सकते हैं कि सीधे तरीके से अगर हो तो हम सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं। सिविल कोर्ट के अंदर हम अपने सिविल सूट फाइल करेंगे जो कि सेशंस कोर्ट के अंदर होएगा। उसमें हम हमारा उतना ही हिस्सा मांगेंगे जितना कि बाकी वारिसों का होगा। उसका अगर 3 वारिस हैं और एक वाइफ है, अगर आपके पिताजी, तो कुल मिला के आपके 4 हिस्से होंगे, तो 1/4 भाग मिलेगा आपको। हाँ, मतलब जो भी उसका हिस्सा बनता है वो अपना कोर्ट में जाके हिस्सा ले सकती है और अपनी प्रक्रिया, मतलब उसको ज़रूरी ये है कि अपना कदम आगे बढ़ाए, बिल्कुल, और अपने हक को ले। अच्छा, ये तो हुई एक मतलब पैतृक संपत्ति जो कि पिता की है, लेकिन पति जो है विवाहित है तो उसकी क्या, उसकी संपत्ति, पति की संपत्ति और पति के पैतृक संपत्ति में भी उसका अधिकार है? इसमें हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि अगर पति जीवित है तो पत्नी का कोई भी राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है पति की संपत्ति में। उसका राइट तभी बनेगा जिस टाइम पति की डेथ होएगी, पति के गुजर जाने के बाद। और लेकिन वो इस समय के अंदर जब पति जिंदा है तो उस प्रॉपर्टी को या जो भी संपत्ति है उसको एंजॉय कर सकती है, उसके सारे फायदे उठा सकती है। मतलब उसको घर से नहीं निकाल सकते, उसका उसमें रहने का मतलब मालिकाना हक आप नहीं मानते, लेकिन उसका जो उसमें उसका जो उपयोग, उपभोग करने से वंचित नहीं कर सकते। वो तो उसका अधिकार रहेगा ही रहेगा। आपका शेल्टर, आपका मेंटेनेंस और आपके एक जो आपका एक बेसिक नीड होती है, आपको घर में रहने की, आपको परवरिश की, इनका सब कुछ आपको पूरा अधिकार है। अब पैतृक संपत्ति में क्या रहेगा? मतलब पति की पैतृक संपत्ति किस प्रकार से एक पत्नी को मिलती है, और मिलती है तो किस प्रकार से मिल सकती है और कब मिलती है? वो पैतृक संपत्ति के अंदर जितना पति का हिस्सा है उसका ही एक पार्ट उसको मिलेगा, एक हिस्सा मिलेगा। वो उसका एक अपना खुद का अधिकार है, और वो तब तक ही है जब तक के पति जब तक जिंदा है तब तक कि, जैसा हमने पहले बताया, एक पत्नी सिर्फ उस चीज़ को एंजॉय कर सकती है, उस चीज़ को यूज़ कर सकती है, लेकिन वो अपना एक मालिकाना हक नहीं दिखा सकती। मतलब ये है कि जब तक पति जीवित है तब तक वो पैतृक संपत्ति में अपना अलग से हिस्सा तो नहीं मांग सकती, लेकिन अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो वो फिर वही हिस्सा जो उसके पति को मिलना था वो उसे मिल जाएगा। यही मतलब है? हाँ जी, वो अपना हिस्सा ले सकती है। वो अपना हिस्सा ले सकती है। अच्छा, ये तो बहुत ज़रूरी बात है। और दर्शकों, इसके लिए देखिए कानून तो बहुत प्रकार के बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसके लिए कदम बढ़ाएं और उसके लिए आप अपने हक की मांग करें, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जानकारी होना। तो जानकारी हम आपको दे ही रहे हैं। तो मोहित जी, आप ये और बताइए कि जैसे कि आजकल जो महिला है, जैसे जिसकी बच्ची जैसे शादी नहीं हुई है, या मान लीजिए वो विधवा है, या मान लीजिए वो उसका तलाक हो गया, तो ऐसी स्थिति में
संपत्ति तो ठीक है, उसको पिता से और जो मिलनी है वो है, लेकिन एक गुजारा भत्ता भी होता है, क्योंकि भरण जो दिन रोज के लिए जो खर्चा चाहिए वो भी कहीं से वो क्या मिलता है या मिल सकता है, और वो क्या प्रक्रिया हो जो हमारी बहनें मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए ले सकती हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि भरण पोषण के बारे में हम बात करना चाहेंगे। अगर आप विधवा हैं या फिर आप एक डॉटर हैं, जैसे भी जो भी सिनेरियो हो, अनमैरिड हैं और या फिर अनमैरिड है, वो तलाकशुदा है, तो क्या बिल्कुल हाँ जाए वो। इसके अंदर आपके पास हमेशा आपके पास राइट है कि आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जब तक ये बच्चे एक मेच्योरिटी एज तक नहीं आते, जब तक के 18 प्लस नहीं होते, तब तक कि उनका पिताजी का या फिर जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनका राइट है कि उनकी ड्यूटी है और ये आपका राइट है कि आपका मेंटेनेंस मिलता रहे, आपका भरण पोषण होता रहे। अगर एक लड़की विवाहित नहीं है और वो घर में ही है और वो समक्ष नहीं है आज की डेट में, सक्षम नहीं है आज की डेट में कि वो अपना खुद का भरण पोषण कर सके, तो भी उसका अधिकार रहता है कि वो अपने पिताजी से अपना भरण पोषण की मांग कर सके। और उसके लिए वो क्या, मान लीजिए अगर नहीं दे रहे हैं तो क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाए वो मतलब। जी 125 के तहत, सीआरपीसी के तहत आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप अपना भरण पोषण का अधिकार मांग सकते हैं। ये सेम एक वाइफ के लिए भी होता है, एक बीवी के लिए भी जिसका होता है। तलाक हो गया हो तो तलाक से पहले या तलाक के बाद? तलाक से पहले भी ही मांग सकते हैं। अगर आप एक साथ नहीं रह रहे, आप अलग अलग रह रहे हैं, तो आप तलाक से पहले भी अपना भरण पोषण के लिए अधिकार मांग सकते हैं। मतलब ये उनका हक है कि भरण पोषण उनका पति या फिर उनका पिता या जो भी उनका गार्जियन है वो उनका भरण पोषण करे, और अगर वो नहीं करते हैं तो कानूनी प्रक्रिया अपनाकर और वो अपना हक ले सकती हैं। बिल्कुल जी। इसको हम इस तरह लेके चलेंगे जैसे कि हम थोड़ा लॉजिकली देखते हैं इस चीज़ को। अगर एक व्यक्ति अपना घर छोड़ के, अपनी ज़िंदगी छोड़ के आपका घर बसाने आ रहा है, तो एज अ हस्बैंड आपका राइट पूरा बनता है कि आप उसको भरण पोषण दें, और ये राइट ही नहीं है, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उसको भरण पोषण पूरा दें। सेम तरीके से अगर हम देखें कि एक लड़की, अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता का भी अधिकार होता है कि वो अपने बच्चों से अगर एक भरण पोषण मांग रहे हैं तो वो कोई गलत बात नहीं है। सेम तरीके से बच्चों का भी अपने माता पिता से भरण पोषण मांगना, इसमें कोई गलत बात नहीं है और बिल्कुल जायज़ बात मानी और जाती है। ज़रूरी भी है। अच्छा, एक अपन आज देखें, जो वृद्ध माता है, अगर मान लीजिए उसको भी अगर संपत्ति में कहीं से हक चाहिए तो क्या वो अपने पुत्र की संपत्ति में से अपना अधिकार मांग सकती है? मैडम, जैसे हम बात कर रहे हैं, एक तो संपत्ति का अधिकार, एक बात कर रहे हैं हम भरण पोषण की, तो पहले हम भरण पोषण की बात करते हैं। इसमें भरण पोषण माँ का भी उतना ही रहता है जितना एक बीवी का रहेगा, और मोर ओवर इसके लिए आज की डेट में नए कानून भी आ चुके हैं। सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत आज की डेट में जो बुजुर्ग माता पिता होते हैं वो अपना भरण पोषण मांग सकते हैं। और जहाँ तक कि हम बात कर रहे हैं आपके अधिकार संपत्ति के ऊपर, तो क्लास 1 के अंदर ही ये बताया गया है कि एक माता का उतना ही हिस्सा रहेगा जितना कि एक वाइफ और आपके बच्चों का रहता है। मतलब ये है कि अगर माता है, बुजुर्ग हैं, तो और उनके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने पुत्र की संपत्ति में से अपना हक ले सकती हैं और अपना जीवन यापन कर सकती हैं। और वही है कि अगर पहली प्रयास तो यह है कि मिल बैठ के मामला बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कानून में जो प्रक्रिया है उसका तो इस्तेमाल करके अपने हक को लेना ही चाहिए, क्योंकि ये कानून बने ही इसीलिए कि आप इनका इस्तेमाल करें और इसका जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन को अच्छा और सुगम बना के जीवन यापन कर सकें। अच्छा, एक ये है कि जैसे कई दुर्भाग्यवश पिता की अगर सरकारी नौकरी के अंदर रहते हुए मृत्यु हो जाए तो उसकी जो उसे कहते हैं अनुकंपा, जो नियुक्ति होती है या नौकरी मिलती है, तो ऐसे के अंदर अपन क्या किसी पुत्री का अधिकार मानते हैं, उसे भी मिल सकती है नौकरी? देखिए, इसको हम कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कहते हैं। आम तौर पे अगर किसी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर काम करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो जो कि आम तौर पे जो सिनेरियो रहता था वो ये चलता था कि जो वाइफ है उनको मिलेगा, या फिर जो बेटा है, जो बच्चा है उसको मिलेगा जब वो मेच्योरिटी एज लेता है, 18 के आगे हो जाता है। लेकिन आम तौर पे फीमेल्स को या फिर डॉटर को नहीं मिलता था इस चीज़ का बेनिफिट। आज की डेट के अंदर कई हाई कोर्ट्स के ऐसे विचार आए हैं और कई ऐसे जजमेंट्स आए हैं जहाँ पे उनको ये बेनिफिट दिया गया है, चाहे वो एक बस डॉटर हो जो कि अनमैरिड है, चाहे वो मैरिड डॉटर हो,
चाहे वो डिवोर्स डॉटर हो, तो सबका अधिकार रहता है इस चीज़ के अंदर। आमतौर पे आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ता था, सॉरी, आमतौर पे आपको पहले कोर्ट जाना पड़ता था इन चीज़ों के लिए, और आज अपने भी हक के लिए अपने मांगना हक के पड़ता लिए था। आपको कोर्ट जाना पड़ता था। आज भी आपको कोर्ट जाना पड़ता है। हम चाहेंगे कि किसी आने वाले टाइम के अंदर और जल्दी से जल्दी विमेन एम्पावरमेंट, जो कि अ, महिला सशक्तिकरण है, इसके अंदर थोड़ा बढ़ोतरी हो और कुछ स्पेसिफिक लॉज आए जो कि इन कानूनों को थोड़ा सक्षम बनाएं, जो कि एक महिला यूज़ कर सके। और किसी भी जो विवाहित पुत्री है उसको भी अनुकंपा की नियुक्ति मतलब नौकरी कानून तो देता है, लेकिन जो है वो हालात और परिस्थितियों की वजह से वो पीछे रह जाती है, या समझ लीजिए समाज उसको धकेल देता है कि भाई तुम्हारे को क्या ज़रूरत है, तुम या मतलब वो जो आपने कहा कि समाज की सोच ये रहती है कि इससे जो कमाई हुई संपत्ति या जो भी है वो हमें ना मिलके इसके परिवार को मिलेगी, इसलिए इसको थोड़ा मतलब कहते हैं अवॉइड करते हैं। तो ये अधिकार है, और देखिए अधिकार तो लड़के लीजिए चाहे मतलब खुशी से लीजिए, पर अपने अधिकारों को कभी मत छोड़िए। अच्छा, एक ही और होता है, अपन ने देखा है कि आजकल के अंदर जैसे कई एक परिवार में 3-4 बच्चे हैं, एक बच्चा कहीं बाहर रह रहा है, पैतृक संपत्ति बेच दी, उसको मालूम ही नहीं है कि उसकी संपत्ति बिक गई है। ऐसी परिस्थिति में जो हम वारिस हैं, तो उसमें क्या जो बच्चे 1 या 2 या कोई भी संपत्ति को बिना दूसरों को बताए बेच सकते हैं, और अगर बेच देते हैं तो उसका क्या अधिकार है जिसको पता ही नहीं था कि मेरी संपत्ति बिक चुकी है? आमतौर पे इसका जवाब रहेगा नहीं। हम संपत्ति को बिना बाकियों की जानकारी के हम नहीं बेच सकते। अगर हम बेच रहे हैं तो ये उनका विश्वासघात हो रहा है। उनको उनके उनके मतलब हक से हक, महरूम कर कैसे कर सकते हैं बिल्कुल हम? उनका हक भी छीना जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो जब भी ये हो, आप सेशन कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, उससे पहले आप क्रिमिनल कोर्ट भी जा सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शंस रहते हैं। वो डिपेंडिंग ऑन कि आपका परिवार किस हिसाब से ले रहा है इन चीज़ों को। बिल्कुल अपने हक को मतलब अगर किसी ने एक तरह से ये 420 हुई। बिल्कुल जी, 420 के कारण आप एफआईआर करा सकते हैं। और अगर आप आज भी बैठ के बात करना चाहते हैं तो आप सिविल कोर्ट के अंदर जाके अपना एक जो आपका हक है उसको वापस मांगो। और कोर्ट ने तो आजकल जो है वो लोक अदालतें जो इसीलिए बहुत ज़्यादा मतलब वो उसको बिल्कुल जी। बढ़ावा दे रहे हैं कि जो आपस के घर के जो छोटे मोटे झगड़े हैं या संपत्ति को लेकर जो मन मुटाव हैं वो लोक अदालत में जाके उसको जल्दी से जल्दी सुलझाया जा सकता है। वो भी एक तरीका है, उसके बारे में भी आप दर्शकों को बताइए कि भाई कोई छोटी मोटी घर की संपत्ति को लेकर कोई मन मुटाव है तो लोक अदालत का भी सहारा किस प्रकार से लिया जा सकता है? लोक अदालत एज अ कोर्ट काम नहीं करता, लेकिन आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होते हैं। ये कोर्ट के बाहर ही होते हैं। दोनों पार्टीज आती हैं, जिनके मनमुटाव हैं वो आएंगे, वो बैठेंगे, वो बात करेंगे, एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को कोर्ट में न ले जाया जाए और आराम से शांति से बैठ के अच्छे विचारों के साथ चीज़ों को सुलझा लिया। एक तो समय की बर्बादी, क्योंकि कोर्ट में तो एक कोर्ट से आप जो है जीतते हैं, दूसरा पक्ष अगले कोर्ट में जाएगा, फिर दूसरा पक्ष फिर अगले कोर्ट, तो इस तरह से कई वर्ष निकल जाते हैं, पीढ़ियां निकल जाती हैं। तो एक अच्छा तरीका ये भी है कि अगर कोई छोटा मोटा मन मुटाव अगर परिवार में संपत्ति को या किसी को लेकर है तो हम लोक अदालत के माध्यम से अपना फैसला करवा सकते हैं, और लोक अदालत का फैसला भी ऐसा ही मान्य माना गया है जैसे कि न्यायालय का है। बिल्कुल जी। उसके बारे में क्या है मतलब? मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बताना चाहूँगा। एक वकील होने के नाते मैं नहीं चाहूँगा कि कभी भी कोई इंसान कोर्ट के चक्कर काटे बिना कोई रीज़न के। और मैं चाहूँगा कि पहले ही कोर्ट के धक्के खाने से बेटर ये है कि आप अपना कार्य जो है शांतिपूर्वक बैठा के कर लें, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि इसमें सिर्फ यही नहीं कि आपका पैसा लगेगा, आपका टाइम व्यर्थ होगा, इसके अंदर मानसिक स्थिति भी खराब होती है। और जहाँ तक कि हम देखते हैं, अगर एक इंसान का केस चल रहा है वो पूरे परिवार को परेशान करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मैं मानता हूँ कोर्ट और हॉस्पिटल में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो जैसा हम चाहते हैं कोई हॉस्पिटल नहीं चाहे, वैसे ही हम चाहेंगे कि कोई पारिवारिक जो मसले हैं, जो छोटे मोटे मन मुटाव हैं, वो आपसी मध्यस्थता के माध्यम से जो कि अपन घर में एक दूसरे को नहीं समझा पाते, वो लोक अदालत के माध्यम से मध्यस्थ कोई बैठते हैं समझदार, तो वो उस मामले को जल्दी हल कर देते हैं। तो वो एक दर्शकों को मेरा मतलब ये सोचना है कि वहाँ पर भी अपने मामलों को ले जाकर सुलझाकर और अपना जीवन शांतिपूर्ण व्यतीत करने का एक अच्छा तरीका है ये भी। कोर्ट जाने से पहले ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अधिकार तो है, वो तो मिलेगा ही, लेकिन मिल बैठ के सुलह से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा ही बात है। परिवार खराब नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के बीच में जो एक दूसरे की
लिए भावना है वो खराब नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक ये जैसे अपन कई बार समाज में परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि बच्चा गोद ले लिया जाता है, और जब बच्चा गोद ले लिया जाता है तो उसके जो अधिकार हैं संपत्ति में वो किस प्रकार के रहेंगे, ये भी आप हमारे बच्चों को बताइए, खासकर जो पुत्री जिस तरह से अपना विषय है तो उसके बारे में बताएं। जब गोद ले लिया जाता है तो एज अ आप उसके फादर पेरेंट्स हो गए आप बच्चों के, तो जिन बच्चों को गोद लिया गया है या जिस भी लड़का हो या लड़की हो, उनका राइट उसी दिन से क्रिएट हो जाता है और वो बराबर राइट रहेगा जो कि बच्चे आपके खुद के होते हैं। जो स्वयं के बच्चे हैं उनका राइट और आपके गोद लिए हुए बच्चे का राइट बिल्कुल एक बराबर समान ही रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि भी उसके वो अधिकारों में कोई छेड़छाड़ नहीं है, वो भी अपनी पैतृक संपत्ति में उसी प्रकार से अपना हक ले सकेगा जैसे कि एक मतलब जन्म लेने वाला बच्चा लेता है। बिल्कुल वही समान अधिकार हैं। एक समाज में हम ये देखते हैं कि कई बार पति जो है अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी से विवाह कर लेता है। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर वो जो पहली पत्नी है वो कहाँ जाए और उसको क्या संपत्ति में कोई अधिकार मिलता है, उसका क्या हक है, उसके बारे में बताइए। इसमें पहले हम बात करेंगे जो दूसरी, अगर तलाक नहीं मिला तो आज भी उसकी विवाहित पत्नी है, कानूनन विवाहित पत्नी है और कानून की नज़र में ही देखी जाएगी ये चीज़। और जो दूसरी शादी हुई है उसकी कोई महत्व नहीं होता जब तक पहला डिवोर्स नहीं होता। तो दूसरी शादी का तो कोई महत्व नहीं है, और जो पहली शादी है जिसके अंदर जो विवाहित फीमेल है उनका आज भी उतना ही हक है जो पहले था, और आगे भी उतना ही हक रहेगा जब तक कि वो डिवोर्स नहीं करती। मतलब उसके अधिकारों में कोई कमी नहीं है, चाहे वो उसने छोड़ दिया है लेकिन उसके अधिकार वहीं के वहीं हैं। बिल्कुल जी, और वो अपने अधिकार प्राप्त कर सकती है। जब तक कि आपको कोर्ट से डिवोर्स और डिक्री नहीं मिलती तब तक के आपके अधिकार उतने के उतने ही बने सुरक्षित रखे हुए हैं। अच्छा, एक अपन ने ये देखा कि जैसे पिता की संपत्ति हो गई, एक जो है पैतृक संपत्ति हो गई, एक होता है नाना नानी की संपत्ति। तो क्या कोई जो पुत्री है वो नाना नानी की संपत्ति भी मतलब उसमें हक अपना रखती है? हाँ जी, तो वो एक बहुत लिमिटेड एरिया के अंदर रहता है, ये केसेस कम ही होते हैं, लेकिन वो अपने नाना नानी की संपत्ति में भी अपना हक रखती है। हस्बैंड का इसमें डायरेक्टली हक नहीं होता, लेकिन लड़की अपने हक मांग सकती है। अच्छा, वो हक कब पैदा होगा, मतलब उस नाना नानी की संपत्ति में किस जो नातिन होती है वो कब, या दो ही थी जिसे हमारे राजस्थानी भाषा में बोलते हैं, तो वो कब अपना हक मांग सकती है नाना नानी की संपत्ति में? जिस टाइम नाना नानी की डेथ हो गई हो, वो और नहीं आज की डेट में नहीं रहे हो, उस टाइम माता जी अगर जीवित हैं तो जीवित है तो उसका राइट लिमिटेड रहता है, उस टाइम पे नहीं होता, लेकिन माता जी की डेथ होने के बाद उसका पूरा राइट आता है। तब वो अपनी संपत्ति, नाना नानी की संपत्ति में अपना हक मांग सकती है अगर माता की मृत्यु हो गई है तो। ठीक है। एक आजकल के अपने जो नया आधुनिक जीवन शैली है उसके अंदर लिव इन रिलेशनशिप का बड़ा मतलब जो है वो अपन सुनते हैं और चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में जो महिला लिव इन में रह रही है उसको भी क्या कोई भरण पोषण के या कोई उसको अधिकार प्राप्त है? अगर ये कुछ छोटे समय के लिए हैं तो ऐसे कोई अधिकार आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा लंबा समय होता है, अगर मान लीजिए 10-12 साल हो जाते हैं इनको साथ में रहते हुए, तो उसका राइट क्रिएट हो जाता है और वो अपना अधिकार रखती है भरण पोषण के लिए। अच्छा, वो भरण पोषण लेने के लिए कहाँ किस मतलब कोर्ट में जा सकती है? वो 125 के अंदर जा सकती है जो कि CRPC में आता है। अच्छा। और इसके अंदर वो अपने खुद के अधिकार मांग सकती है भरण पोषण का। और अगर मान लीजिए उनसे जो कोई संतान उत्पन्न हो गई है, ऐसे में उन संतान का क्या अधिकार बनता है? उन संतान का उतना ही अधिकार होगा जो कि एक शादीशुदा शादी के अंदर जो एक बच्चा पैदा होता है उसका जितना अधिकार होता है उतना ही अधिकार एक लिव इन रिलेशन के अंदर जो बच्चा होगा उसका होगा। अच्छा, चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बस बच्चे का तो जायज़ वही हक बनेगा जो कि मतलब एक शादी से बच्चा पैदा होता है उसका हक बनता है। अच्छा, एक हमारे दर्शकों को आप मतलब बताइए कि भाई अपने हिस्से की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए वो क्या कानूनी प्रक्रिया शुरू से अपनाए, उसके बारे में जानकारी दीजिए। आम तौर पे हम सेशन कोर्ट जाते हैं, हम हमारा राइट मांगेंगे कि ये हमारा पार्टीशन शूट लगाने, पार्टीशन शूट होता है। पार्टीशन शूट के अंदर हमें कितना हमारा राइट है वो पता लगेगा। अगर 4 भाई बहन हैं तो उनमें से सबका इक्वल राइट आएगा और उसको ही आगे बढ़ाते हो। उसको आप केस फाइल करने के बाद आप आर्ग्यू करेंगे, फिर जो भी उसके अंदर आपकी कार्रवाई रहती है। मतलब अपना जो ये कह सकते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंदर जो भी जिसका जितना हिस्सा दिया हुआ है वो हिस्सा वो कोर्ट में जाके और मांग सकता है। बिल्कुल।
और वो जो है जहाँ रहता है उसी क्षेत्र का जो मतलब जिला या सेशन न्यायालय है वहाँ जाकर अपना वाद दायर कर सकता है। जहाँ पे इनमें तीनों चीज़ें आएंगी, जहाँ पे आप रहते हैं या फिर जिसकी डेथ हुई है वो, या फिर सामने वाला, आप तीनों में से कोई भी जगह जाके आप वहाँ पे दावा दायर कर सकते हैं। या संपत्ति जहाँ पर मौजूद है बिल्कुल वहाँ जी, भी हो जहाँ सकता पे है। संपत्ति है उधर भी आप दायर कर सकते हैं, और उस कोर्ट के अंदर फिर ये मुकदमा चलता है और आगे जाके आपको आपका अधिकार प्राप्त हो जाता है। अच्छा, एक तो ये सब हो गई की बात भाई उनको संपत्ति में अधिकार देना चाहिए, आर्थिक रूप से उनको सक्षम बनाना चाहिए, ये तो एक बात है। लेकिन फिर भी हम समाज में देखते हैं कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता ही है, चाहे वो पुत्री के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में देखो, कार्यस्थल के रूप में भी देखो। तो आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि अगर किसी के साथ कोई भी तरह की ऐसी घटना हो रही है तो वो उसके लिए क्या करे, कौन से नियम कानून है जिसके तहत उसे अपनी सुरक्षा प्रदान कर मतलब मिल जाए उसको। देखिए, अगर परिवार में कुछ चल रहा है तो हम चाहेंगे कि आप अपने बड़ों से बात करें, अगर आप छोटे बच्चे हैं। अगर आप विवाहित महिलाएं हैं तो हम चाहेंगे कि आप अपने बुजुर्ग से बात करें और फिर एक समस्या सुलझाने के लिए किस तरीके से हम आगे चीज़ों को बढ़ाना चाहेंगे ये देखना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हम डायरेक्टली कोर्ट के दरवाजे खटखटाएं। और नहीं तो फिर जो है अगर नहीं मामला बैठ रहा है तो फिर जो अपना महिला उत्पीड़न कानून है उसके तहत आपने जाके और अपना जो है अधिकार प्राप्त कर सकती है। हाँ। तो मोहित जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में पधारे और हमारे दर्शकों को आप बहुत ही उपयोगी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।